मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है और इस हाउस से मैं विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे टोपी दे दी गई, जैसा कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूं क्योंकि बीजेपी सबको टोपी देती है। वो कहते हैं भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है 3 दिन बाद, वो मुकुल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। तो ऐसे सत्ता का भोग का क्या लाभ जब हमारे युवाओं के रोजगार के अवसर को वो जेब का सवाल पूछते हैं तो वो औरंगजेब की बात करते हैं। अभी इनसे पूछता हूं, अभी वो कह रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर की खोदने की बात होती है, आज कब्र खोदने की बात चल रही है। अब मैं कहता हूं आप शाहजहां की भी खोद दीजिए, अकबर भी खोद दीजिए, अगर उसको खोदने के बाद इन लोगों को अगर बैंक और रेलवे में नौकरी मिल जाती है तो खोल दीजिए, हम खोदेंगे, हम जेसीबी खोदेंगे। मैं कहता हूं मैं भी छात्र हूं, लेकिन आज कब्र खोदने की बात चलती है। मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी राम को बहुत मानता हूं, राम को पूछता हूं, लेकिन जहां जहां राम आए आप सर क्यों हार गए? हमको भी लगा था 400 पार हो जाएगी, हमें मानते हैं, हम भी अयोध्या जब से मंदिर बना है तब से 4 बार अयोध्या जा चुके हैं, दर्शन किए हैं, लेकिन सर जब प्रजा ही दुख से परेशान है, जब प्रजा ही दुखी है तो कहां का रामराज भाई? अभी हिंदुस्तान में अब किसी चीज पर अगर चर्चा होती है, लोकतंत्र में तो हमारे सभी जज बैठे हैं, सब हमारे नौजवान बैठे हैं, तो चर्चा होनी चाहिए रोजगार पर, रोटी पर, कपड़ा पर, महंगाई पर, मकान पर। लेकिन चर्चा क्या होती है? हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, इससे पूरा देश परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी मानती हैं कि बीजेपी को राज्यों में हराना मुमकिन है। कैसे बताइए, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अभी त्रिवेदी जी ने शुरुआत की ये कहकर के राजनीतिक पार्टियों का क्या धर्म होता है। मैं मानती हूँ राजनीतिक पार्टियों का एक ही धर्म होता है कि जनता की मन की बात और जनता की लड़ाई और जनता के मुद्दों को लेकर हम प्रखरता से अपनी आवाज़ उठाएं और सेवा सरकार में हो या विपक्ष में हो, जनता की उम्मीदों पे, जनता के विश्वास पर करें। शाबाश! हमारे एक ही मानना है कि दिल में राम हो, हाथ में काम हो। आपका धर्म आपके दिल में हो पर हाथ में आपके एक रोजगार हो, जो इन्होंने किया नहीं है। ये कह रहे हैं राज्य सरकारों में राज्य सरकार जीतना नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमने इनको लोकसभा में भी कर दिखाया है। 240 पे सिमट कर दिखाया है जब वो मांग कर रहे थे 400 सीट की। खुद नरेंद्र मोदी जी 400 सीट की मांग कर रहे थे, पर आप लोगों ने, जनता के मन ने और जनता के वोट ने उनको 240 पे लाकर खड़ा कर दिया है। बात तो सही है। मैं ये मानती हूँ कि राज्य सरकारें क्या होती हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि जनता के हाथ में काम हो, हमारी महिलाओं के पास सुरक्षा हो, जो भ्रष्टाचार हो रहा है भ्रष्टाचार का अंत हो, जो हमारे किसान भाई हैं जो आज तक अन्नदाता रोड पे हैं उनकी सुनवाई हो। हम यही चाहते हैं कि आज पर कैपिटा इनकम की, ये जीडीपी की बात करते हैं, हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं जो लगातार गिरता जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त के राशन के बारे में बार बार बात करें। हम चाहते हैं ये 80 करोड़ लोगों के हाथों में रोजगार के माध्यम बने, सही पकड़े हैं, वो सक्षम बने, वो प्रबल बने और जनता की सेवा में हम हमेशा तत्पर रहें। तो इसलिए ये मुमकिन है क्योंकि हम जनता की आवाज उठाते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात कर जन की बात को नकारते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अपनी अपनी टोपी संभालिए, टोपी लगाइए सिर पे और एकदम नेता का अवतार धारण करके और बोलिए। फिर हम भी तय करेंगे कि आप दोनों में कितना दम था। तीनों जजेस बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। मेरा नाम ध्रुव प्रमोद शुक्ला है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा रामायण की चौपाई से। ये क्या है? हनुमान ते ही परसा करपुन कीन प्रणाम और राम काज कीने बिनु मोहि का विश्राम। बीजेपी के जीतने की वजह यही है क्योंकि ये लोग कर रहे हैं राम काम। हम राम राज लाना चाहते हैं जहां पे महिला सशक्तिकरण, जहां पे सबकी आर्थिक स्थिति बराबर हो। और आपको पता है कि ये विपक्ष क्यों हार रहा है? वो अपनी नासमझी से हार रहा है। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नेतृत्व है। क्या बोला तूने? और इनका गठबंधन तो आजकल की सिचुएशनशिप की तरीके से है कि जब तुम्हारी बात हुई तो तुमने मान लिया कि हाँ हम सही करेंगे, और जहां बात आई कैबिनेट में हमें अच्छा पद नहीं मिल रहा तो हमने कहा हम नहीं कर रहे गठबंधन, हमें पद ही नहीं दे रहे तो हम क्या करें गठबंधन। आज बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे भी जीतती चली जा रही है। और बात करें अगर आने वाले चुनावों की, बिहार और बंगाल, ये पुराना समीकरण जो बिठा रहे ना जाति वाला, अब जाति का कार्ड नहीं चलेगा। ये चुप है। अब चलेगा खाली काम और चलेगा खाली राम। ये क्या बात करता है यार? राम ऐसे नहीं कि खाली नाम बोल के चलेगा। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपकी बारी है, आपका समय शुरू होता है अब। मैं यहाँ पे, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है और इस हाउस के मैं विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे टोपी दे दी गई, जैसा कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूँ क्योंकि बीजेपी सबको टोपी देती है। जैसे हमारे नेता ने शुरू किया था कि राम के नाम से होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उसी आराध्य को मानते हुए ये शुरू करना चाहते हैं और सर को टैकल करना चाहते हैं। सर ने जैसे कहा कि हम लोग 75 वर्षों में कभी स्टैंड को नहीं बदला और उन्होंने शुरुआत ही की जम्मू कश्मीर से। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सर आपने जम्मू कश्मीर में इससे भी शुरुआत की थी कि आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाया था और फिर ये कहा था कि हम लोग स्टैंड नहीं बदलते हैं। ये गड़बड़ है बाबा।
दूसरी चीज, जब हम ये आना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, तो मैं खुद बिहार से आता हूं और बिहार की राजनीति में मैं जेडीयू और उसके गठबंधन की एक उबासी को देख रहा हूं कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें या तो बीजेपी के साथ छोड़ना होगा या हमें ऐसे चुनाव लड़ना होगा जहां पे ये दिखा सकूं कि मैं फिर से सत्ता में आ चुका हूं। एक तरफ आप ये देखिए, दूसरी तरफ आप ये देखिए जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी के बैकग्राउंड में लाल किले का ये दिखाया तस्वीर, उससे ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी बीजेपी में एक लड़ाई हो रही है और वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब बीजेपी कौन होगा। शाबाश। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं नीली गमछी के साथ यही कहना चाह रहा हूं कि एक बार फिर नीली गमछी वाले ये दिखाएंगे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। चलिए, अब दोनों ही तरफ से अगले वक्ता की बारी है। पहले वक्ता ने बोल दिया है, अभी तक किसी ने अपना गमछा उतार कर दूसरा गमछा अपनाया नहीं है। तो फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकंड राउंड है उसमें हम बुलाना चाहेंगे अभय दुबे जी। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो इस बात शुरू करते हैं अभय दुबे जी आपसे। आप बोल रहे हैं मोशन के विपक्ष में, कह रहे हैं बीजेपी को हराना मुमकिन है, कैसे? मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं कि इन युवाओं की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को कम से कम हृदय से इतना मैं समर्पित करा दूंगा कि वो भी हमारी विचारधारा से आश्वस्त होकर कुर्सी बदल लेंगे। हां, कुछ जीत खड़ी की है उन्होंने, मगर हिंदुस्तान की हार की बुनियाद पर। हराकर किसान और सैनिकों की जिंदगियों को, हराकर युवाओं के रोजगार के अवसरों को कुछ जीत खड़ी की है उन्होंने। हराकर इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को, अपने दल की जीत और इस देश की हर मोर्चे पर हार तय की है। सुधांशु त्रिवेदी जी, कुछ राज्य आप जरूर जीते हैं, मगर इस देश ने क्या हारा है यह भी सीखने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार में विश्वास रखती है। जो हम एक अलायंस हैं, हम लोगों की प्रतिबद्धता है कि इस देश का बहुलतावाद नहीं हारना चाहिए। सत्ता कोई भी जीते, मगर इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की उम्मीदें नहीं हारनी चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे हैं। यह नीला गमछा प्रतिबिंबित करता है बाबा साहब अंबेडकर की उस विचारधारा को, जिन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी उसको पाप बताते हैं, मगर यही एक वो रास्ता है जब संसाधनों का समान वितरण न्यायपूर्वक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी 5,35,000 करोड़ रुपए के आपके धन्ना सेठ दोस्त हिंदुस्तान छोड़कर बैंक के फ्रॉस्टर्स भाग गए। 5,38,000 करोड़ रुपए का एनसीएलटी का स्कैम हुआ। 10-10 हजार करोड़ की कंपनी को 200 करोड़ रुपए में सेटल किया प्रधानमंत्री जी। ये गड़बड़ है बाबा। 8,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम था। मैं जानना चाहता हूं समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को क्या दिया आपने। वो किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है आपकी सत्ता की सरपरस्ती में, और आपका धन्ना सेठ दोस्त 1,600 करोड़ रुपए रोज कमाता है। तो वीर प्रजातंत्र की मूल भावनाओं को चरितार्थ कैसे किया? एक उदाहरण देकर जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये बताकर जाए कि वो नोटबंदी जिसका श्रेय प्रधानमंत्री लेते थे उसका क्या हुआ। वो गब्बर सिंह तेज जिसने एमएसएमई को समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। तू क्या बोल रही है? अबे जी, ये बताइए कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? सत्ता में पहुंचना जीतकर या बीजेपी को हराना? मैं इस प्रश्न का उत्तर यूं देता हूं कि सत्ता में पहुंचने का लक्ष्य आखिर निर्धारित क्यों किया जाता है? सामाजिक न्याय की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए, सिर्फ सत्ता के भोग के लिए नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मुझे दुख होता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री एक प्रांत में जाते हैं और कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी, और तीसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी का गमछा डालकर भारतीय जनता पार्टी में खड़ा होता है। बात तो सही है। वो कहते हैं भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। 3 दिन बाद वो मुकुल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी, हेमंतो बिस्वा शर्मा असम जाते हैं, एक बुकलेट निकालते हैं कि लुई बर्जर केस का आरोपी है हेमंतो बिस्वा शर्मा, ये कालांतर तक जेल में रहेगा, जेल नहीं जाता है, वो शामिल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसे सत्ता का भोग का क्या लाभ जब हमारे युवाओं के रोजगार के अवसर को वो जेब का सवाल पूछते हैं तो वो औरंगजेब की बात करते हैं। शाबाश। ऐसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा सवाल, मैं ये जानना चाहूंगा सुधांशु जी से कि जो नकल सर्वत्र हो रही है उसके बारे में कोई हमारी कार्य योजना है? युवा ये पूछना चाहेगा। देखिए, नकल को लेकर एक विशेष अलग कानून भी बना है, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले तो मेडिकल की जो सारी सीटें थी वो बिक जाया करती थी। केवल कुछ दिन के लिए लगता था उसी कॉलेज में, और उसके बाद जनरल और सारी की सारी सीटें, वो सारी चीजें होनी बंद हो गई हैं। हाँ, रही बात इसकी कि मैं बात तो मानता हूं कि जहां जहां पर जो चीजें कहीं पे लूप होल्स पाए जाएंगे उनके ऊपर सरकार पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कठोरता के साथ कार्य करेगी। झूठ बोलो,
बार बार झूठ बोलो। एक प्रियंका जी का कमेंट है, आप दोनों वापस आ जाइए अपनी जगह पे, आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद से अगले दो वक्ता। देखिए, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे चिंता इस बात की होती है कि बच्चे खूब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि जब उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तब पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो मैं 1974 18 में स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट, जरा आप लोग गूगल जरूर करिएगा, क्योंकि आजकल देश में दुर्भाग्य ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, क्योंकि हमें रोज नया व्हाट्सएप हिस्ट्री का ज्ञान मिलता है। आप जाकर पढ़िएगा कि इंदिरा गांधी जी का न्यूक्लियर टेस्ट में क्या रोल था, ये भी पढ़िएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो सारे देशों ने हम पे पाबंदियां लगाई थी, वो हमारी सरकारों ने आकर उस पे पाबंदियां हटाई थी। सही पकड़े हैं। तो एक नया इतिहास जो लिखा गया था वो यूपीए के कार्यकाल में लिखा गया था, जब न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर जो पाबंदियां लगी थी वो सारे देशों ने वापस ली थी। अभी लोग जा रहे हैं, पक्ष बदल रहे हैं। अभी इनसे पूछता हूं, अभी वो कह रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर के खोदने की बात होती है, आज कब्र खोदने की बात चल रही है। मैं कहता हूं आप शाहजहां की भी खोद दीजिए, अकबर भी खोद दीजिए, अगर उसको खोदने के बाद इन लोगों को अगर बैंक और रेलवे में नौकरी मिल जाती है तो खोल दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम खोदेंगे, हम जेसीबी खोदेंगे। मैं कहता हूं मैं अभी छात्र हूं, लेकिन आज कब्र खोदने की बात चलती है। मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी राम को बहुत मानता हूं, राम को पूछता हूं, लेकिन जहां जहां राम आए, आप सर क्यों हार गए? हमको भी लगा था 400 पार हो जाएगी, हमें मानते हैं, हम भी अयोध्या, जब से मंदिर बना है तब से 4 बार अयोध्या जा चुके हैं, दर्शन किए हैं, लेकिन सर जब प्रजा ही दुख से परेशान है, जब प्रजा ही दुखी है, तो कहां का रामराज भाई? लोग कह रहे हैं कि नौकरी कहां से मिलेगी, कौन बोलेगा इधर से? कह रहे नौकरी मिल जाती है अगर कब्र खोदने से। तुम दोनों तो बोल चुके हो। मैम, आपने जैसे कहा आओ आओ, तो ये अभी तो सिर्फ 3 आए हैं, अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 इधर आने हैं। छोड़ो क्या बोल रहे, तुम बताओ, कब्र खोदने से नौकरी मिलेगी? 12,000 स्टार्टअप हो चुका है, 12,000 स्टार्टअप हो चुका है, तो हमारा अब जो युवा है वो काम देगा, काम किसी के नीचे काम करेगा नहीं, काम देगा। अरे कहना क्या चाहते हो? सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इस मोशन के पक्ष में आपका समय शुरू होता है अब। चूंकि बात किसी बच्चे ने कब्र से शुरू की है कि कब्र खोदने से नौकरी नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती, लेकिन मोदी जी की कब्र खोदने वालों को औरंगजेब की कब्र की बड़ी चिंता हुई थी, इसका जवाब दिया गया था। देखिए, ठीक है कि हमारे विरोधी जीत रहे हैं, लेकिन हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है। अभी हमारे जेडीयू के भाई बोल रहे थे, अपनी पार्टी का, अपने नेता तक का नाम नहीं लिया। सही पकड़े हैं। ये हैसियत हो गई जेडीयू की, ये बीजेपी में विलय करना ही बाकी रह गया। नीतीश कुमार, अभी हिंदुस्तान में अब किसी चीज पर अगर चर्चा होती है लोकतंत्र में, तो हमारे सभी जज बैठे हुए, सब हमारे नौजवान बैठे हैं, तो चर्चा होनी चाहिए रोजगार पर, रोटी पर, कपड़ा पर, महंगाई पर, मकान पर। लेकिन चर्चा क्या होती है? हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इससे पूरा देश परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। अब भला बताइए, अगर ये बच्चे हमारे आज समझ चुके हैं इनकी चाल को, इनसे पूछते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे, इस पर कोई नहीं बोलेंगे। लंबा लंबा गोपाल सिंह नेपाली दिनकर की कविता सुना दिए, लेकिन यहाँ 2 करोड़ नौकरी 20 करोड़ कहाँ है ये बताने के लिए तैयार। महंगाई क्यों रोज बढ़ती जा रही है ये बताने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से अभी दम भर रहे थे दुनिया में, अमेरिका से भारतीयों को हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ियां बांधकर वापस भेजा गया। बात तो सही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन तो हिंदुस्तान ने नहीं देखा होगा। ये देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये देश को क्या बना दिया है आज? आज देश की जो स्थिति है, सुधांशु जी और सारे लोग, सारे नौजवान जान ले कि अब आपको जब भूख लगेगी, आप कहेंगे रोटी कहाँ है, नौकरी कहाँ है, ये कहेंगे मंदिरों में जाकर के नमाज पढ़िए, मस्जिदों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़िए। ये यही करेंगे, दंगा फसाद उन्माद कराएंगे, देश को बांटेंगे, समाज को तोड़ेंगे। ये गड़बड़ है बाबा।